आज के सेशन में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कवर करेंगे, तो बच्चों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हम जानेंगे दैट व्हाट इज द मीन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ओ। अब हम टाइप्स के बारे में बात करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। माई प्रियंका वैष्णव, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अमेजिंग सीरीज, मीन वन शॉर्ट सीरीज, जिसमें हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल। यस, और वैसे भी पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगता है। डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि फैक्टराइजेशन हमसे नहीं हो पाते, कभी कभी हम आइडेंटिटीज भूल जाते हैं। तो इसीलिए आज के सेशन में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कवर करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और फटाफट से अपने पेन नोटबुक लेकर आप बैठ जाइएगा, ताकि आप साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सके। चलिए, तो हमारी क्लास आज की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मेन आज के लर्निंग आउटकम्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे दैट व्हाट इज द मीन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे अबाउट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि डिग्रीज क्या होती है, या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमारे पास फॉर्म होती है। वो थ्योरम्स हमारे पास यहाँ पर है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। और उसके बाद हम देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो कि आप क्लास 9 क्लास 8 में भी पढ़कर आए होंगे, बट दोबारा से हमें उसको रिकॉल करना है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो मतलब क्या होती है आइडेंटिटीज और इन्हें आपको कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारे हैं हमारे लर्निंग आउटकम, मीन हमारे आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब उसके पहले आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, बस कि आपको नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं। इससे आपको जस्ट लाइक एग्जाम आने वाले हैं, बहुत कम टाइम आप लोगों के पास रिमेनिंग है। तो एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल भी ना वो होता है कि यार हम कहाँ से पढ़ें, हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं है। अब बुक में से हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें, वो बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम फॉर्म होती है कि मैम पढ़ना कैसे, हमें ये समझ नहीं आता। मैथ में क्या करें, अगर इंग्लिश है हिंदी है तो चलो हमने क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए, क्या मैथ में भी क्वेश्चन आंसर लर्न करने? तो लर्न नहीं करने, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अगर आपकी एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल कंप्लीट है, देन आपको सैंपल पेपर या जो अदर रेफरेंस बुक्स होती हैं, फिर आपको उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कंटिन्यू करनी है, मेक श्योर। चलिए, तो हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होते क्या है, पॉलिनोमियल के जस्ट पहले हम समझेंगे दैट व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। अब देखिए, एक्सप्रेशन मीन मैम फेस एक्सप्रेशन, नो वो नहीं, हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर हम यहाँ पर लेंगे कुछ अलजेब्रिक वैल्यूज। ठीक है, यानी कि ABCDEFG जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। फिर हम यहाँ पर लेते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये तीनों वैल्यू हो गई। अब इन तीनों वैल्यू को कहते क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर्म होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या कहलाती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं इन्हें, हम कांस्टेंट कहते हैं। या फिर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे किसी भी वेरिएबल, ये ABC वाली वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये वैल्यूज क्या होती रहती है, वेरिएट होती रहती है, फिक्स नहीं है कि यार इस वैल्यू के यहाँ पे इसका आंसर ये रहेगा, कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फिर ये हो गए हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी होती है, और इन्हीं को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब कब कोफिशिएंट कहना है, कब कांस्टेंट कहना है, तो वो भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से विद हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो इन सब की जो हेल्प हम यहाँ पर लेते हैं, फिर हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया। जस्ट लाइक दैट, मैंने यहाँ पे 12 लिया और यहाँ से मैंने x ले लिया, फिर यहाँ से 14 लिया, फिर इधर से y ले लिया, फिर यहाँ से 2/3 लिया और z ले लिया। मैम क्या 2/3 भी ले सकते हैं? ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। मैम क्या स्क्वायर रूट वाला नंबर भी ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपके जो नंबर्स हैं वो रियल होने चाहिए, इमेजनरी नंबर नहीं। अब इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव साइन फॉर्म होता है तो वो नंबर इमेजनरी नंबर कहलाते हैं। हालांकि ये अभी आप सबने नहीं पढ़ा, डोंट वरी, जितना हमने पढ़ा है मीन रियल नंबर तो सभी जानते हैं ना, तो बस वो यहाँ पे वैल्यू आप ले सकते हैं साथ में।
अब ये जो वैल्यूज हमने लिखा 12x माइनस 14y प्लस 2/3z, तो ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मीन एक ऐसी टर्म या एक ऐसी वैल्यू है, ऐसी इक्वेशन है जो कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से मिली है विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू क्या होती है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे ओनली 12x के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ 12x की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, मीन x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा, तो वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल देखो ये x आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, वेरिएबल फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर मैं यहाँ पे आपसे कोफिशिएंट पूछना चाहूँ, y का कोफिशिएंट अगर मुझे पूछना है, तो देखिए y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -14। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -14 एंड वेरिएबल तो ऑफ कोर्स y यहाँ पर प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम आपसे z का कोफिशिएंट पूछे, ध्यान रखिएगा साइन का ध्यान रखना है। मेन जो वेरिएबल है जिसका भी आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्क्वायर रूट में हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। आई थिंक ये बात सभी को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 एंड z क्या है, वेरिएबल है। ठीक, तो ये तो बात हुई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं मैम, पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या, तो देखो पॉलिनोमियल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट होती है। कभी आप सबने ऐसी इक्वेशन देखी है जस्ट लाइक दैट x² + 2x। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं x² लिखा है तो x के ऊपर पावर 2 है। ऐसी इक्वेशन जिनमें यहाँ पे पावर है, डिग्री है, यानी कि इसको क्या कहते हैं अपन, डिग्री कहते हैं। अब ये क्या होता है अभी सब हम आगे देखेंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं ये समझने के लिए कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट के बारे में हमने बात किया। फर्स्ट इज x² + x⁻⁻9 -18। ठीक है, अब ये हमारे पास बात आ गई। अब मैम इसमें कैसे समझना है, हमें ये समझ नहीं आया, तो चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ वन कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। क्या कंडीशन, वो कहती है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर, यानी कि जो पावर नजर आ रही है ना आपको, यहाँ वाली टर्म, ये वाली टर्म, वो क्या होनी चाहिए, वो ओनली होल नंबर होनी चाहिए। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ ओनली पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू अप्लाई नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू आपके पास क्या है, होल नंबर नहीं है मैम, जीरो चलेगा, ऑफ कोर्स जीरो भी चलेगा। जीरो को क्या बोलेंगे वो भी अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है या फिर पॉजिटिव इंटीजर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। बट ये पॉलिनोमियल है क्या, नो, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर x की पावर क्या आ रही है, -9 आ रही है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ देखिए मैम ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर s की पावर -12 है। तो थोड़ा सा रुकिए, ध्यान दीजिए, पावर -12 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ s⁴। देखो पावर डिनोमिनेटर में है, यानी कि वैल्यू डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाती हूँ, तो आपने सब बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 8th में एक्स पावर एंड एक्सपोनेंट में कि वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, यानी कि अगर ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है, तो -s⁻12 फॉर्म हो जाएगा। तो पहले आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी देखना होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने वैल्यू देखी और बोल दिया मैम ये तो नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे एंड आफ्टर दैट हम कहेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर आपको इजीली कह सकते हैं कि यस दिस इज एन पॉलिनोमियल। यहाँ पर वापस से देखिए, यहाँ तो इजीली नजर आ रहा है, पावर 4 है, पावर 2 है, तो ऑफ कोर्स ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर बात करते हैं 4 - 4 कितना होता है, 0, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो x⁻0 + x⁵ की वे में फॉर्म हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है। लास्ट वन पे आ जाते हैं, तो ये मैम ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। बट वेट, मैंने वही कहा था अभी सिंप्लीफाई करना है। देखो x की पावर क्या है यहाँ पे, 12/16 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x पावर 1/4 तो यहाँ था एंड x पावर 12/16, क्या ये 4 से कट हो जाएगा, 4 से कट होगा 3 टाइम, 4 से कट होगा 4 टाइम, तो ये क्या मिल जाएगा 3/4। अब बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो x की पावर क्या बन जाएगी 1/4 प्लस
3/4, यानी कि x की पावर 4/4 मीन पावर 1 बन जाएगी। तो ये x की पावर 1 आ गई, मीन x यहाँ पर है। फिर यहाँ पे √5 है। देखो ये कोफिशिएंट ना कैसी भी वैल्यू हो सकती है, अभी बताया था, चाहे ये रेशनल भी हो सकती है और ये इरेशनल भी हो सकती है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ठीक। बट नेगेटिव वैल्यू पावर में नहीं चलेगी, बाकी कहीं भी नेगेटिव हो चलेगा, बाकी कहीं भी फ्रैक्शन हो चलेगा, बट पावर में नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? सही है और नो? ऑफ कोर्स ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, आप इजीली इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? आई गेस सभी को अब समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई आपको करना है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी फॉर्म होता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल। कुछ आपको एक्सप्रेशन दे दी जाएंगे और आपसे ही पूछा जाएगा, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आपको उस कंडीशन में उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। इस वाले क्वेश्चन में क्या, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको बताना है कि क्या वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है या फिर क्या वो नेगेटिव है। अगर वो फ्रैक्शन है या नेगेटिव है तब हम बोलेंगे कि नहीं ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, या तो होल नंबर हो, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। जीरो इंटीजर भी हम कहेंगे क्योंकि जीरो वाली वैल्यू भी हम वेरी करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट अब इसके बाद, और उसके बाद बता देती हूँ, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिख भी देते हैं हम कि व्हाट इज द मीन ऑफ होल नंबर, कि होल नंबर्स एक्चुअल में क्या होते हैं वो भी देखो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। आप सभी अच्छे से जानते हैं वैसे तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होते हैं, होल नंबर फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, वापस से पॉलिनोमियल की थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो आप अभी वही बताया था, सेम थिंग, दैट पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स एंड आर द होल नंबर। कैसी होती है, होल नंबर होती है। इसका हम कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारे पास एक एग्जाम्पल ये रहा। अब यहाँ पे x² + xy पावर 7 है, तो ऑफकोर्स ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे पावर्स कैसी है, होल नंबर के फॉर्म में। अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैम अभी थोड़ी देर पहले जो आपने एग्जाम्पल दिए वो ओनली 1 वेरिएबल की फॉर्म में है, बट अब जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो वो 2 वेरिएबल की फॉर्म में, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, 1 वेरिएबल भी फॉर्म हो सकता है, वो डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बट हमें अभी सिलेबस में 1 वेरिएबल के बारे में ज्यादा बात की गई है, हालांकि 2 वेरिएबल के क्वेश्चन भी हमारे पास हैं, जबकि लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर वो क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि कोई भी इक्वेशन अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से फैमिलियर हो, आप जाने कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस फॉर्म होती है। तो देखो an algebraic expression px in the form of, तो ये आपको फॉर्म गिवन है, px is equal to a0 या a0 plus a1x plus a2x square plus till the n term, यानी कि n term के बारे में हम बात करें n x पावर n, ठीक है। जहां पर ये a0 a1 a2 a3 क्या है, ये सब रियल नंबर है। देखो कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये बस ये क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। ये वैल्यू नेगेटिव होगी चलेगा, स्क्वायर रूट में आएगी चलेगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगी चलेगा, रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना है। इज इट क्लियर? ओके। फिर यहाँ पर हमें जो गिवन है कि x1 x2 x3 ये सब क्या है, तो ये सब आप जानते हैं वेरिएबल और उनकी पावर है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या और भी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे फॉर्म होती है, क्या कभी ये सब 0 के इक्वल होंगी तो क्या होगा, तो वो सारी बातें भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होता है, कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है या कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। अच्छा, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का वे होता है p ऑफ x। अगर पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है तो आप उसे px लिखेंगे, अगर पॉलिनोमियल y की फॉर्म में है तो आप उसे पी वाई लिखेंगे, अगर पॉलिनोमियल मैम a की फॉर्म में है तो आप उसे पी ए लिख दीजिएगा, अगर पॉलिनोमियल में वैल्यू आपने 3 पुट कर दिया तो उसे आप p3 यूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, इसको px की फॉर्म में लिखा था x टू द पावर 12 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6 इज 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं दैट बताइए
व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, या व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो इसको लीड करता है। अब लीड कौन करेगा, तो ध्यान रखना कभी भी अगर आपसे वर्ड पूछा जाए लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब आपसे उसका कोफिशिएंट पूछा गया है जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा है क्योंकि x की पावर यहाँ पे 12 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती बताइए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर। मैम एक्स स्क्वायर तो क्वेश्चन में नहीं है, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा। टाइपिंग मिस्टेक नहीं होता, आप इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 12 है प्लस एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर लिख सकते हैं, -6 0x भी लिख सकते हैं, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके तो ऑफकोर्स हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन में लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। मैम -0 बोले क्या, तो ऐसा तो नहीं बोलना, आप सभी जानते हैं 0 0 होता है, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, 0 नेगेटिव भी नहीं होता। क्लियर, तो ये हमारे पास डिग्री का एक एग्जाम्पल आ गया। अब एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक वर्ड होता है जीरो पॉलिनोमियल, उसको समझना। उसको समझने के पहले हम यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज गिवन है। इन पर्टिकुलर इफ a0, a1, a2, a3, a4 यानी कि a0, a1, a2, a3, a4 सभी की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो। किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, यानी कि ऑल द कांस्टेंट टर्म आर 0, वी गेट ए 0 पॉलिनोमियल। तो हमें कैसी पॉलिनोमियल मिलेगी, 0 पॉलिनोमियल मिलेगी। मतलब क्या मैम समझ नहीं आया, वेट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे हमने लिखा 0x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x प्लस 0x प्लस 0। ठीक है, यानी कि टोटल में इसको ऐसे भी लिख सकती है ना 0, तो भी गलत होगा क्या, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। अगर आपको ओनली 0 लिखा दिया जाए तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे आप, 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें देखो आप x के साथ 4 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट होता है क्या, ऑफ कोर्स नहीं होता। तो 0 के साथ चाहे मैं x की पावर 4 मल्टीप्लाई करूं या x की पावर 100 मल्टीप्लाई करूं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं कि ठीक है ये तो हमने देख लिया कि 0 पॉलिनोमियल है, बट 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब कोई बच्चा तो कहेगा कि मैं तो 0 में x के साथ ना x की पावर 100 मल्टीप्लाई करूंगा, कोई कहेगा नहीं मैं तो 200 मल्टीप्लाई करूंगा, कोई कहेगा नहीं मुझे तो x की पावर 2 ही मल्टीप्लाई करनी है। तो हर किसी की अलग अलग डिग्री आएगी। अगर हम बात करें क्लास में हम सर्वे कराए कि चलो बताओ 0 के साथ आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है x की पावर, आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, हर कोई अलग अलग आंसर देगा, हो सकता है किसी का सेम भी हो जाए, नॉट श्योर। तो ऐसी कंडीशन में डिग्री क्या हो जाएगी, वहां पे नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, नॉट डिफाइन फॉर्म हो जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। सो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि मैंने रीजन आपको यहाँ पे समझा दिया। बट अब एक और क्वेश्चन आता है, मैम अगर आपके पास वैल्यू ओनली 4 लिखी हुई है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर तो x ही नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, इसको मैं ऐसे तो लिख सकती हूँ x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या कहेंगे, 0 कह सकेंगे। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें ओनली कांस्टेंट टर्म होती है, वेरिएबल नहीं होता, उनको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे भी लिखा है डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये भी होने में तो कांस्टेंट ही है, बट उसको भी एक स्पेसिफिक नेम गिवन आपने कर दिया कि आपकी वैल्यू 0 आ रही है तो आपको हम 0 पॉलिनोमियल भी कहेंगे, बाकी है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, तो इसकी डिग्री क्या फॉर्म होती है, 0 फॉर्म होती है। ठीक है, डिग्री सभी को समझ में आ गई। देखो डिग्री के बेसिस पे ही हमें क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। तो अब पहले चलो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड फाइंड देयर डिग्री। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल ऐसी है जो वन वेरिएबल में, अगर मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया होता वन वेरिएबल, सपोज दैट मैंने इसको कट कर दिया होता, तो अगर मैं आपसे पूछती बताओ कौन कौन सी पॉलिनोमियल है, तो ये भी देखो यहाँ पे t की पावर 3 है, t पावर 9 है, यहाँ पर y है, पावर क्या है 1 है। सारी वैल्यू कैसी आ रही है आपके पास, फ्रैक्शन में आ रही है क्या, नहीं आ रही, नेगेटिव आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगी, पॉलिनोमियल हो जाएंगी। बट
हमसे कंडीशन बोल दी, आपको ओनली वन वेरिएबल वाली बतानी है। तो फर्स्ट वाले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टू वेरिएबल है, टी भी है एंड वाई भी है। सो क्या हो जाएगी, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे मैम अगर ये पॉलिनोमियल चलो मान लिया जाए होती, सपोज दैट कि ये टू वैल्यू में है आपके पास, तो हम डिग्री इसकी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाता कि टू वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल बताना है बट आपको उसकी डिग्री को आइडेंटिफाई करना है, डिग्री बताओ, तो कैसे बताओगे? डिग्री बस इतना सा होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो कितनी शो हो रही है, 9 शो हो रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है, 9 हो जाती। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता ना x2 एंड y3 प्लस y की पावर 4, तो आप ये मत कहना कि मैम y की पावर 4 हाईएस्ट है। अरे 4 हाईएस्ट नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ 3 + 2 5 हो रहा है ना, 5 हाईएस्ट है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 फॉर्म हो जाती। ठीक, सेकंड वाले के बारे में बात करते तो सेकंड तो देखो 2/3, तो ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है। थर्ड वाला क्या है, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। तो जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। और अगर नहीं पता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लास्ट में हम इनके बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो सेम क्वेश्चन वापस से आ गया, अब आपको पॉलिनोमियल का पूछा है। बच्चों 1 मार्क के लिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। पहला तो जीरो पॉलिनोमियल वाला, दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो ही होगी? जीरो नहीं, नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द पॉलिनोमियल ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट है यानी कि एक वैल्यू तो आपके पास है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस को समझिएगा। यहाँ पर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट वाले में बात करें तो क्या लिखा है, x² + 2/x²। मतलब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब ये मत बोलना मैम यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पावर डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 2x⁻² हो जाएगा, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सेकंड की अगर अपन बात करें तो देखो √x है, रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं, थर्ड वाला पॉलिनोमियल है क्या? थर्ड तो देख के आपको याद आ गया होगा, अभी जस्ट हमने ऐसा सेम क्वेश्चन किया था। तो क्या लिखा है, x² + thrice of x⁻1/4 मल्टीप्लाई बाय x⁻4 से कट हो जाएगा, सो 3/4। तो क्या मिल जाएगा, x² + 3x⁻1/4 मल्टीप्लाई बाय x⁻, यहाँ पे 3/4 था तो डायरेक्ट ऐड कर दें, चलो सेम टर्म हमने 2 बार लिख दिया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड किया तो 1 बन जाएगा, सो x² + 3x, यानी यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं तो बताइए आप क्या बताएंगे। देखो डिग्री 2 नजर आ रही है ना, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 फॉर्म हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट के बारे में चलो बात करते हैं और इनको साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। अब हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में, कि पॉलिनोमियल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ध्यान रखना, एक तो होती है टर्म, ठीक है, और एक होती है डिग्री। दोनों के बेसिस पर पॉलिनोमियल को अलग अलग डिवाइड में बांटा गया है, यानी कि अलग अलग पार्टीशन में इनको डिवाइड किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कि टर्म के बेसिस पे अब बात आती है मैम व्हाट इज द मीन ऑफ टर्म। तो ध्यान रखना, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक, या कोई भी पॉलिनोमियल है या कोई भी इक्वेशन है, अगर उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हेल्प से अलग अलग हो रही है, यानी कि जितने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहे हैं ना, 5x + 2 लिखा, दोनों के बीच में देखो प्लस आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कितनी टर्म हो जाएगी, 2 टर्म हो जाएगी, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या वर्क करते हैं, ये किसी भी एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। सो आई गेस टर्म सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे चलो हम कुछ एग्जांपल्स पहले लेते हैं। जस्ट लाइक दैट, मैंने यहाँ पे लिखा 2x ले लिया, फिर x4 + x ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया x³ - √3x² + 5x। ठीक, पहली बात तो ये आती है कि मैम पहले हमें आप ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। भाई सबकी डिग्री देखो कैसी आ रही है, 2, 4, 6 आ रही है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है।
फिर अब टर्म कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखो क्या यहाँ पे आपको कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे टर्म कितनी है 1। यहाँ पे देखो एक टर्म है x4 और एक टर्म है x, ओनली एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही इनको अलग अलग टर्म में डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, ये बात अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो कितनी टर्म हो जाएगी, 2 टर्म हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 टर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर टर्म 1 है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया ओनली 1 टर्म इन द पॉलिनोमियल, ओनली सेकंड टर्म एंड ओनली थर्ड टर्म इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बेसिस पर इनको क्या कहा जाता है, तो देखो अगर 1 टर्म है, ध्यान से सुनना, टर्म के बेसिस पर हम इनकी नेमिंग कर रहे हैं। अगर 1 टर्म होती है तो उसको मोनोमियल कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है ना 1, तभी तो बोलते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। डाई होता तो 2 ऑक्साइड कार्बन CO2 होता है, ठीक है। बाई या डाई याद करो साइंस की काउंटिंग। साइंस के अलावा क्लास 8th में आपने वो चैप्टर आता है ना क्वाड्रिलेटरल, तो वहाँ पे भी काउंटिंग सीखी होगी। 2 टर्म होती तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म होती तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब बात आती है मैम 4 टर्म होती तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रोमियल, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रोमियल। बट 5 टर्म होती तो पेंटानोमियल बोल दो, 6 टर्म होती तो हेक्सानोमियल। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा, तो इन सब चीजों को आगे स्टॉप करने के लिए इसको क्या बोला जाता है, अगर आपकी वैल्यू डिग्री 3 या 3 से ज्यादा, मतलब 3 तक आई या 4 तक भी हम चलो नेमिंग बहुत सी बार लिख देते हैं कि क्वाड्रोमियल इसको बोल दिया, बट अगर उससे ज्यादा टर्म्स हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीनोमियल, ठीक है। तो मल्टीनोमियल मतलब क्या होता है, जहां पर टर्म्स कितनी होती है, 4 या 3 से ज्यादा। फिर 4 के लिए भी हम मल्टीनोमियल वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है मैम। इसे अगर मल्टीनोमियल बोले तो चलेगा, वैसे तो चल जाएगा, लेकिन जब आपको स्पेसिफिक नेम उनका गिवन है, जस्ट लाइक अगर हमने लिया यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, स्क्वायर को अगर आप पॉलीगॉन कहोगे तो क्या वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है ही एक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है क्या है, एक क्लोज कर्व फिगर मेड बाय ओनली स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनने वाला क्लोज फिगर, जो कि ओनली 4 लाइन से मिलकर बन रहा है, तो उसको अलग नेम दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बट स्क्वायर भी है तो कहीं ना कहीं एक टाइप का पॉलीगन ही ना। तो अगर आप यहाँ पर इस टर्म को भी अगर मल्टीनोमियल कहोगे तो वो गलत नहीं होगा, बट जब आपको स्पेसिफिक नेम गिवन है तो बेचारे का स्पेसिफिक नेम आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई हमारे पास, यानी कि अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, तो वो भी एक मोनोमियल ही आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। बट अगर ऐसे लिखा 2 + 7 कि मैम इसको तो फिर हम 9 लिख लेंगे ना, ये देखो इसको क्या लिख लिया आपने, 9 लिख लिया। तो ऐसी पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट होती है वो भी आपको ध्यान रखना है, मोनोमियल में ही आती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म होती है। मैम क्या जीरो पॉलिनोमियल भी एक मोनोमियल है, ऑफ कोर्स। अगर आपके पास एक जीरो पॉलिनोमियल है तो वो भी किसके अंदर आएगी, मोनोमियल के अंदर आएगी। जहां जहां सिंगल टर्म है वो आपके पास मोनोमियल है। 2 टर्म हो जाएगी, टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हेल्प से। यहाँ पे देखो 1 2 3 टर्म है। अब ध्यान रखना, अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिया मैंने, y² + 3y² - 2y। अब बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे 3 टर्म है, अरे 3 टर्म नहीं है, ध्यान से देखो, ये भी y², ये भी y², तो क्या बन जाएगा, 4y² - 2y बनेगा, ठीक है। अब आप क्या इसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अब कितनी टर्म बनी आपके पास, 2 टर्म आपके पास यहाँ पर फॉर्म हुई है, तो ये क्या कह जाएगी, ये आपके पास बायनोमियल बन जाएगी, ना कि ट्राइनोमियल, ठीक है। ये समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट हम वापस से आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किसकी डिग्री, कौन सी डिग्री, BA की डिग्री, MA की डिग्री, या फिर कुछ और डिग्री, वो वाली डिग्री नहीं, पॉलिनोमियल की डिग्री। तो अब डिग्री क्या क्या होती है, अगर डिग्री 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 7 8 हो, तो हम उनको क्या नाम देंगे, ठीक है। तो इस डिग्री को हम या इस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सब हमने यहाँ पे लिख लिया, डिग्री 4 तक के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैम 4 क्यों, अरे आप इसको कंटिन्यू करते जाओ, 5 के लिए करोगे कुछ और मिल जाएगा, 6 के लिए करोगे कुछ और नेम आ जाएगा, तो ऐसे आप कब तक करते रहोगे, कभी तो आपको रुकना पड़ेगा ना। तो कब हम रुकेंगे, हमने यहाँ तक 4 तक रुकने का सोचा। डिग्री 0 के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपकी पॉलिनोमियल में डिग्री 0 है
तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। याद करो मैंने स्टार्टिंग में उसको सिखा दिया था एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 4 ले लिया, 7 ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इनके हम साथ में यहाँ पे एग्जांपल भी लिख लेते हैं ताकि आपको इन एग्जांपल से भी ज्यादा क्लियर हो। एंड बच्चों मेक श्योर कि आप ये जो फ्लो चार्ट गिवन है ना, इसको एज इट इज आप फटाफट से नोट कर ले। नोट करोगे तो वो आदमी फिर ना रिकॉल करने में कन्वीनियंट रहेगा, वरना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, मोनोमियल था 2 डिग्री पे या फिर बाइनोमियल था, क्या था समझ नहीं आता। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पे उसमें और इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री अगर 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहना है। डिग्री 2 क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो उसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 3 है तो, डिग्री अगर 4 है तो क्या बोलेंगे उसको, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 4 को क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, ये समझ में आ गया। और अगर 4 टर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं या तो मल्टीनोमियल बोलते हैं या फिर क्वाड्रोमियल हम उसको बोल देते हैं। अगर मैं टर्म्स की बात करूं, यहाँ देखो 1 2 3 4 कितनी टर्म्स है, 4, तो आप इसको क्या कहेंगे, या तो मोनोमियल आप इसको कहेंगे या फिर आप इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रोमियल कहेंगे। फिर यहाँ पे देखो, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे कितनी 1 2 3 टर्म है, 3 टर्म को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये ट्राइनोमियल भी है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। एक ही इंसान के दो नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती है तो आप उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन चलो मैं देती हूँ आपको, वर्बली दे रही हूँ, क्वेश्चन इस तरह से नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ओके, या फिर ऑप्शन डी आता है ए एंड बी बोथ। तो आप क्या कहेंगे उसको, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, जैसे कि वैल्यू सिर्फ इतना लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, 0 पॉलिनोमियल। बट ये ध्यान रखना कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी एक पार्ट है। किसका पार्ट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी एक पार्ट है। उसके अंदर की ना अलग वैरायटी है, एक तरह से समझ लो कि उसके अंदर का सब टॉपिक आ गया कि अगर वैल्यू नॉन जीरो है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगी, लेकिन अगर वैल्यू क्या है आपके पास 0 आ गई तो वो 0 पॉलिनोमियल कहलाएगी। और आप इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल भी कहेंगे, ठीक है। दोनों बातें आपको यहाँ पे रिलेट करनी है। ओके, तो आई गेस ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और मैंने इसको आपको बहुत बेसिक में समझाया है। समझाते ना बच्चों को एक एक चीज बहुत आराम से, तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये लेक्चर भी प्रॉपर देख लिया देन आई एम 100% श्योर कि आपका पॉलिनोमियल का टॉपिक ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर योर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है मैम, अभी बार बार आप 0 डिग्री 0 कभी क्या कर रहे थे, अब 0 पॉलिनोमियल आ गया। 0 पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल आपको गिवन है, एक ऐसी वैल्यू जो आप अगर उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो पूरी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे आपको, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को हम ना रूट्स भी कहते हैं, रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो मतलब ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो आप उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पूरी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल फॉर्म हो जाएगी। कभी कहा जाए सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको एक ऐसी पॉलिनोमियल ढूंढनी है या सॉरी ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो आप उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगी। फिर कहा जाए रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तब भी आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। आई गेस सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। इफ px is a polynomial in x, अब ये x की फॉर्म में तो px लिखा है, अगर y की फॉर्म में होती तो इसको क्या लिखते हैं, py, t की फॉर्म में होती तो इसको अपन क्या लिखते हैं, pt, z की फॉर्म में होती तो pz। इस तरह से अलग अलग आप इनके नाम लिख सकते हो। मैम अगर x y दोनों की फॉर्म में है तो आप सिर्फ उसको p लिख दो, ठीक है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। या pxy भी आप उसको लिख सकते हैं, x, y की फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। So x is an and f is a is an in real number, नंबर कैसा होना चाहिए भाई, रियल होना चाहिए। Then a is called zero of the polynomial if p of a is equal to 0। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पे चलो यहाँ पे बात करते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू क्या है, कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल दे दी हमने px, ठीक है, मैंने जिस लाइक बोल दिया आपको, ये दिया मैंने px इज
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। अब ये पता है क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। अब मैं अगर आपसे कह रही हूँ बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ p 0, जहाँ जहाँ x है x की जगह 0 पुट करना है, तो ये पुट कर दिया। अब इसको 20 मत करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो बस यही तो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सिंपल। आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन है, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन था, px एक पॉलिनोमियल थी और k एक आपको एक रियल नंबर गिवन था। देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग x इज इक्वल टू k, x की जगह क्या रखना था, k रखना था इन px, that is called the value of the polynomial px at kx is equal to k, यानी कि x की वैल्यू क्या रखी, k पे, जो भी वैल्यू फॉर्म होती है तो वो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कहूँगी, पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू रहेगी, x इज इक्वल टू 0 पर, 0 पर वैल्यू क्या है 1 आपके पास वैल्यू है। तो चलो ये समझ आ गया। फटाफट से हम ना कुछ इनकी प्रैक्टिस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन है, लॉट ऑफ क्वेश्चन, हर टाइप के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों आपके लिए लिए हैं। कुछ एनसीईआरटी आपकी बुक के हैं, कुछ आपके पीवाईक्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial or indicates against them। आपको बताना है कि इनके सामने कुछ वैल्यू लिखी गई है, क्या ये इनका जीरो है। तो चलो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा px इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 16x, x की जगह आपको क्या पुट करना है -2, सो ये क्या बन जाएगा p ऑफ -2, ये भी इधर भी चेंज करना, ध्यान रखना, ये बन जाएगा -2 स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर 16, x की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 8 4 सा 32, माइनस माइनस प्लस 32, क्या है 0 के इक्वल आ रहा है क्या, नॉट इक्वल टू 0, आपको ऐड करने की भी नीड नहीं है, ऐड करोगे तो वैसे 64 होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स नॉट ए 0, नॉट ए 0। ठीक है, ये मिल गया। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा हम बात करते हैं मैम क्या इसकी वैल्यू 2 पुट करें, तो ध्यान से देखना, अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 32 माइनस 32 मिलेगा। तो अगर x की वैल्यू 2 जैसे रखेंगे तो हमें पॉलिनोमियल किसके इक्वल मिल जाएगी, 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होगा, रूट होगा या फिर 0 फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड के बारे में बात करते हैं। x की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, -1, तो डायरेक्ट मैं p ऑफ -1 लिख दूं। यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, -1 क्यूब प्लस 3 ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -1 प्लस 1, तो क्या मिलेगा -1 पे स्क्वायर नेगेटिव, माइनस पे कभी भी अगर ऑड नंबर के आपके ऊपर पावर रहती है, माइनस पे नेगेटिव साइन पे, नॉट ओनली 1, नेगेटिव पे बात कर रही हूँ मैं, अगर नेगेटिव पे ऑड नंबर की पावर है तो वो वैसे भी नेगेटिव ही रहेगा, बट अगर नेगेटिव पे इवन नंबर 2 4 6 8 10 11 नहीं, नॉट 10 के बाद 12 14 16 इस तरह की पावर है तो वो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बना +3 -3 +1, देखो ये हो गया सिंप्लीफाई 0, तो हम क्या कहेंगे, यस इट्स ए 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। क्लियर, आ गया समझ में, कॉपी कर लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ px इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ से, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 p-1 p2 एंड p0। आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले px गिवन है इज इक्वल टू 5x हमने लिख लिया माइनस 4 ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, वैल्यू पुट करेंगे, एक बार x की जगह 1 आपको पुट करना है, तो क्या मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 4 1 स्क्वायर प्लस 7, वैल्यू पूछा है, ये नहीं पूछा कि 0 है या नहीं, तो 5 माइनस 4 प्लस 7, तो देखो आपके पास ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगा 1, 7 प्लस 1 कितना होता है, ऑफकोर्स 8। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 8। ठीक है, 5 माइनस 4 1 प्लस 7। फिर नेक्स्ट देखो p की वैल्यू आपको क्या गिवन है, -1 लिखेंगे तो 5 -1 -4 -1 स्क्वायर प्लस 7, तो ये मिल जाएगा मुझे -5। यहाँ पे देखो वापस से -4 प्लस 7, तो क्या मिल जाएगा -9 प्लस 7, यानी कि -2 हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट की हम बात करें p ऑफ 2 देखो 5 ऑफ 2, 5x आगे है ध्यान रखना, उसके बाद x स्क्वायर लिखा है, 5 ऑफ 2 माइनस 4 ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 7, तो कितना मिल जाएगा 10 माइनस 4 4 से कितना होता है
यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस 7, तो देखो 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1, तो ये 3 वैल्यू आपको मिल गई। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, p ऑफ 0, जहाँ जहाँ x है x की जगह 0 पुट कर देना है, विच इज इक्वल टू 5 ऑफ 0 माइनस 4 ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 7, तो क्या मिल जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 7, तो वैल्यू क्या मिल गई 0, आपको वैल्यू मिल गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या इनमें से कोई ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है या फिर जो इस पॉलिनोमियल का रूट है या उसका 0 है, तो आप क्या कहेंगे भी कहीं भी 0 की वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पर भी नहीं 0 नहीं, 1 लिखना 7 लिखना था, यहाँ पे नॉट 0 दैट 7, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू क्या है 7 है ना हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसकी 0 के इक्वल फॉर्म ला सके। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द डिग्री ऑफ बेसिस, यानी कि डिग्री के बेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट में देखो डिग्री क्या आ रही है 4 आ रही है, 4 इसका मतलब इसको आप क्या कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड की अगर अपन बात करें, सेकंड में क्या है, अब देखो सेकंड को ध्यान से देखना, -3x पावर 0 प्लस 0x क्यूब, ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूं तो ऐसा नहीं लग रहा -3x की पावर 0, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए हटा दो, क्यों, क्योंकि 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई उसको लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो -3x की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डिग्री कितनी है 0, 0 डिग्री किस में होती है याद करो, डिग्री क्या हो जाएगी 0, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हो जाएगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थर्ड के बारे में अब बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड वाली वैल्यू देखो क्या गिवन है 4a प्लस 8a माइनस 14 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 14 यानी कि -2a। अब बच्चे गलती ये मत करना कि मैम ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं, देखो a वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाली वैल्यू हमें गिवन है, ये वही हमारी सबसे फेवरेट वैल्यू 0x पावर 0, मैंने क्या कहा था अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक और टर्म होती ना, बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे तो कांस्टेंट की पावर 0 थी तो आपने इसको 0 पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहा, भाई उसके साथ और भी तो टर्म इंक्लूड है ना, उसको भी तो देखना है, सिंगल अगर वही टर्म होती तो हम बोलते कि यार 0 पॉलिनोमियल है, यहाँ पे 0x की पावर 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा नॉट डिफाइन, और ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, दैट इज नॉन एज 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अगर डिग्री 0 है तो उसको 0 पॉलिनोमियल नहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, क्या कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्लियर, नोट कर लिया, नोट भी साथ साथ आप करती चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी तक था बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, इसी लेवल की थिंग थी, अब थोड़ी सी डिफिकल्टी आपके पास फॉर्म होगी। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर f(x) एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 से ज्यादा कैसी डिग्री होनी चाहिए, या तो 1 हो 2 हो 3 हो, कितनी भी हो, 1 भी हो सकती है चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, when f(x) is divided by x minus a then the remainder is f of a। अगर आपको मैंने एक पॉलिनोमियल दे दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि बताओ इसको अगर आप x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा भी या नहीं रहेगा, पहली बात तो ये वो आपको चेक करना है। तो अब ये हम कैसे चेक करेंगे, अब या तो आप उसको डिवाइड करो, अब डिवाइडेशन का बच्चों ध्यान रखना, डिवाइड करने का पहले ऐसा प्रोसीजर होता था, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी जाती थी और इधर डिवाइड करते थे, बट आपके सिलेबस में से उसको रिमूव कर दिया गया है, देन मेक श्योर कि आप इसको अवॉइड करेंगे, यानी कि ऐसे डिवाइडेशन आपको नहीं करना है। फिर भी अपने अपने स्कूल में या जहाँ भी आप बात कर सकते हैं कि हमें अगर ऐसे करेंगे तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलते वैसे मार्क्स, क्योंकि वो आपके सिलेबस से ना रिमूव कर दिया गया है टॉपिक अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जिनके पास पुरानी बुक्स हैं, ओल्ड बुक कभी लेते हैं ना, कभी ब्रदर की ले ली, कभी फ्रेंड की ले ली, तो प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिएगा कि उसमें से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिवाइडेशन आपको करना नहीं है, अब बिना डिवाइड किए कैसे रिमाइंडर निकालें, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो x प्लस 1 को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है,
-1 पुट कर दो यहाँ पे, -1 स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा 1 - 2 + 1, ये आ गया 0। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रिमाइंडर क्या फॉर्म हो रहा है 0। रिमाइंडर 0 फॉर्म होने का मतलब है कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम आएगी, सबको समझ में आ गई होगी क्या होती है। नेक्स्ट अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर ले रहे हैं। अच्छा, हमने उसको रीड नहीं किया, रीड करने की आई गेस रिक्वायरमेंट भी उतनी कुछ खास नहीं थी, समझना मैटर करता है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ - 9x² + x + 12 इज डिवाइडेड बाय x - 1। तो जब ये वैल्यू x - 1 से डिवाइड होती है, रिमाइंडर निकालना है। तो पॉलिनोमियल गिवन था सबसे पहले आपको px = 2x³ - 9x² + x + 12 p ऑफ। अब वैल्यू क्या करना है, उसको 0 के इक्वल पुट करो। x - 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अगर मेरे पास वैल्यूज इस तरह से लिखी होती, सपोज दैट 2x - 3 से आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 2x - 3 से डिवाइड करना है, तो इसको 0 के इक्वल करो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3/2 फॉर्म हो जाएगी। अगर ऐसा लिखा होता -x + 1 = 0, इसको इसके से डिवाइड करना होता तो x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, जिससे डिवाइड करना है, यानी कि डिविजर से आपको x की वैल्यू निकालनी है। p ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 पुट कर दो। -9 of 1² + 1 + 12, तो कितना बन जाएगा ये 2 - 9 + 1 + 12। ठीक है, तो 12 13 14 एंड 15 हो गया। 15 - 9 यानी कि वैल्यू क्या आती है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। रिमाइंडर कैसा रहना है आपके पास 6 रिमाइंडर यहाँ पर फॉर्म होगा। आप चाहे तो डिवाइड करके चेक कर लेना। भाई देखो, एग्जाम में वो अपन अप्लाई नहीं कर सकते, बट चेक तो कर सकते हो ना कि कैसे है। और अगर आपको सीखना है मैम कैसे कर सकते हैं, तो देखो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, अभ्यास बेच के कुछ लेक्चर्स डले हुए हैं क्लास 10 के लिए, तो वहाँ पे पॉलिनोमियल में पढ़ाया गया है कि कैसे डिवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से इजीली चेक कर सकते हो। क्लियर, ये आ गया सबको समझ में व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली ना एक नई थ्योरम आती है, फैक्टर थ्योरम। उसके पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर। मैं आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा दी, बट फैक्टर होते क्या है हमें तो यही नहीं पता, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो चलो सबसे पहले हम फैक्टर सीखते हैं कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। एक पॉलिनोमियल है gx is called a factor of the polynomial px if gx divide px exactly। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। a - b is a factor of a² - b²। मतलब अगर मैं a² - b² को डिवाइड करती हूँ a - b से, देखो फॉर्मूला होता है a - b और a + b डिवाइड बाय a - b। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या आ जाएगा क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। रिमाइंडर कहीं रहा क्या, नहीं। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना फैक्टर है, तो अगर कभी भी आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है, दोनों को आपस में डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 रहता है तो हम कहेंगे कि वो एग्जैक्टली उसको डिवाइड करता है। जैसे कि 14 है, 14 को 7 एग्जैक्टली डिवाइड करता है या नहीं करता, करता है। क्या 14 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, नहीं करता, वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर लीव करता है। तो हम ये भी कहते हैं कि 3 जो है वो 14 का फैक्टर नहीं है, बट 7 क्या है, 7 इज अ फैक्टर ऑफ 14। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सेम थिंग अप्लाई होती है। ठीक, तो ऐसी पॉलिनोमियल जो किसी अदर पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करती है, एग्जैक्टली मतलब 0 होना चाहिए रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे कि यस ये इसका फैक्टर है। अब ये चेक करने के लिए पता अपन रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपको दो पॉलिनोमियल दे दी, ठीक है, आप मुझे बताओ कि क्या ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड करेंगे। आप क्या करेंगे, डिविजर से x की वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू निकली जैसे अभी, और उसको पॉलिनोमियल में पुट करके चेक कर लेंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कहेंगे मैम ये तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप क्या कहेंगे, मैम ये डिवाइड नहीं कर रहा, सिंपल। ठीक है, यानी कि इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर। तो इसके बाद देखो वे होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है भाई, फैक्टर फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है उसी को ही फैक्टराइजेशन कहा जाता है। दैट्स इट, सिंपल। और कुछ आपको इतना कुछ एल्गोरिथम या कुछ और प्रोसेस याद नहीं रखना, बस वो जो प्रोसेस होता है फैक्टर फाइंड आउट करने का वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टर क्या हो गए, समझ में आ गया। किसी भी पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर, जैसे कि अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी बात करते हैं, इसके फैक्टर
a माइनस बी है और a प्लस बी है। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको वही पॉलिनोमियल मिलेगी। तो जब हम दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और रिवर्स में हमें सेम पॉलिनोमियल मिल जाती है तो हम कहेंगे ये हाँ भाई ये दोनों इसके ना फैक्टर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद ही इस पे जो बेस्ट मैंने आपको जैसे बताया था फैक्टर थ्योरम, तो इसके बाद हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 0। भाई ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ना जीरो पॉलिनोमियल यानी कि 0 डिग्री वाली पॉलिनोमियल अप्लाई नहीं होगी। 0 डिग्री वाली कौन सी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं चाहिए हमें, वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं चलेगा, रियल नंबर ही होना चाहिए। देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस ए जो है p ऑफ x का क्या होगा? फैक्टर होगा। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 रहे। भाई दोनों बातें सेम ही तो, यही तो पढ़ा था। अभी क्या पढ़ा था? सेम चीज देखी थी हमने। क्या देखा था? आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, रिमाइंडर क्या होता है? जैसे कुछ भी अदर पॉलिनोमियल दे दी, वहां से x की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल के उस पॉलिनोमियल में पुट करो, और अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पे रिमाइंडर 0 निकला। और अगर वो रिमाइंडर 0 के इक्वल यहाँ पे फॉर्म हो गई तो हम कहेंगे कि यस भाई वो जो हमने निकाली थी ना वैल्यू, वो उसका फैक्टर है। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये इसका रूट्स भी कह सकते हैं कि हाँ भाई यार ये वाली वैल्यू x की इसका रूट्स है। तो तीनों चीजें आई गेस सबको क्लियर हो गई होंगी। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आपको रिमाइंडर निकालना है, डिवाइड मत करो, स्मार्टली वर्क करो। स्मार्टली कैसे वर्क करोगे? x की वैल्यू निकालो और वो पॉलिनोमियल में पुट करो, जो भी वैल्यू आएगी x, y, z वो आपकी रिमाइंडर हो जाएगी। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर x माइनस ए यानी कि x की वैल्यू a आपने पुट करी, अगर वो किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करी और वो 0 के इक्वल आ गई, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई ये उसका x माइनस है, उसका फैक्टर फॉर्म हो जाएगा। दैट्स इट, बस ये सिंपल हमारे पास थी फैक्टर थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क किए हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? देखो, इफ pa इज इक्वल टू 0 है, अगर ऐसी वैल्यू आ गई तो हम क्या कहेंगे? x माइनस ए जो px का फैक्टर है। बट अगर x प्लस ए जो है पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ध्यान रखना यहाँ पे x माइनस था, अगर x प्लस ए है तो मैंने क्या बताया था? x प्लस ए की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ए, तो हम क्या कहेंगे? p ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट देखो, ax माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ p ऑफ b अपॉन a इज इक्वल टू 0। बताया था ना, ax माइनस b, अगर ये आपको बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है, आपको बताना है फैक्टर है या नहीं है, बस 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू लिखोगे यहाँ से b अपॉन a आ जाएगी। ठीक है, तो बस x की वैल्यू क्या आई? b अपॉन a, और b अपॉन a यहाँ पॉलिनोमियल में पुट करो। 0 के इक्वल आ रहा है तो हम कह देंगे भाई हाँ फैक्टर है, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारे पास कि अगर x माइनस ए और x माइनस बी आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। भाई दो फैक्टर हैं, दो प्रोडक्ट आपको गिवन है, x माइनस ए और x माइनस बी। इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ b इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो p ऑफ a और p ऑफ b दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल फॉर्म होना जरूरी है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इसको अच्छे से नोट कर लेना, बिकॉज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास हैं। चलिए, अब थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो पहले तो आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल लिखो। लिख लिया? आपसे क्या पूछा गया कि x माइनस 2, तो मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं करना, x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, मतलब पूरी पॉलिनोमियल में 2 पुट करो। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, यानी कि p ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ गई, तो हम कहेंगे हाँ भाई फैक्टर है, और अगर नहीं आया तो कहेंगे नहीं है, सिंपल। ठीक, तो p ऑफ 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब 5, 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस m। अब ये कह रहा है ना कि फाइंड द वैल्यू, यानी कि रिमाइंडर है 0 के इक्वल है, तो वैल्यू देखो 0 के इक्वल रहेगी। ठीक, पहली बात तो ये, क्योंकि उसने खुद ने बोला है कि ये फैक्टर है, आपको तो m निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 क्यूब कितना होता है? 8, 16 माइनस ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 प्लस m इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल क्यों पुट किया? क्योंकि उसने बोला है कि भाई ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट करोगे ना, वो उसको 0 ही करेगी और आपको m निकालना है।
तो फिर ये कितना हो जाएगा, देखो 16 ही हो जाएगा, 26 माइनस 20 यानी कि 6 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -6। ये लो, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 इज, अब पूछा है कि x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो वही पॉलिनोमियल लिखेंगे px, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, x की वैल्यू पुट करनी है p ऑफ। अब क्या वैल्यू पुट करेंगे, वापस से देखो x माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी नहीं आएगी बच्चों, आएगी ना, बिल्कुल आएगी। सो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 6 ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 11 ऑफ 1 माइनस 6। ठीक है, सारी वैल्यू एक बार चेक कर लेना, एज इट इज हमने लिखी है 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -6 माइनस 6, तो ये 12 माइनस 12 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सिंस p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दैट्स इट। ये लो, सिंपल हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, देखो बहुत इजी। बस थोड़ा सा ना क्या नाम से बच्चे डर जाते हैं यार, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, पता नहीं क्या क्या थ्योरम, तो ऐसा कुछ सोचना ही आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब ये आगे भाई एक इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज बच्चों को मेजरली यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कैसे आपको फैक्टर निकालना है। तो क्लास 8th में चलते हैं एक साल पीछे। क्लास 8th में आपने रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि ये कब अप्लाई कर रहे हैं अपन, ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक में हम ये पॉलिनोमियल में अप्लाई करें। फर्स्ट आपने लिखा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। आपको क्या करना है, जो मिडिल टर्म है यहाँ पे, अब मैं एक्स्ट्रा में यहाँ पे लिख देती हूँ, मिडिल टर्म है आपके पास क्या है, -5y, इसको आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो वापस -5y आए, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आए, 6y स्क्वायर आए। कब आए, ये मल्टीप्लाई करने पर। तो अब 5 के फैक्टर, तो देखो 5 को या तो मैं 5 और 1 की फॉर्म में लिखूंगी, तब तो वो 6 हो जाएगा। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3 की फॉर्म में, तो क्या यहाँ पे ऐसे लिख दूं, 2y 3y। ठीक है, ये तो लिख दिया। अब मैम बट आंसर तो -5 आना चाहिए। -5 अब सोचना कैसे है, मैं वो बता रही हूँ आपको। -5 यानी कि नेगेटिव आंसर कब आएगा, बिग डिजिट नेगेटिव होगी तो। अगर बट मैं इसको नेगेटिव कर दूंगी तो मेरा आंसर यहाँ पे माइनस में बन जाएगा ना, बट आंसर भी प्लस में चाहिए। प्लस में कब होगा, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हो। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, विच इज इम्प्लाइज इट y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। यहाँ से क्या कॉमन लेना है, इज इक्वल टू y कॉमन लिया, सो y माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेना है। देखो ये दोनों ब्रैकेट्स ना आपको सेम बनाने हैं। माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बस ये साइन का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे आपको कब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है। दोनों में से देखो हमने अगेन y माइनस 2 यहाँ पे कॉमन लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, y माइनस 3। ये लो हो गए इसके फैक्टर। दोनों फैक्टर क्या है, y माइनस 2 है एंड y माइनस 3 है। ये तो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब अगर आपको एक और तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, तो अभी हम फैक्टर, जो फैक्टर मेथड होता है ना, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कैसे करना है फैक्टराइजेशन, उसमें अभी हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आ जाओ। क्या पॉलिनोमियल आपको गिवन है, सेकंड देखो लिखा है 7√2 k स्क्वायर माइनस 10 ऑफ k माइनस 4√2। आपको क्या करना है, वापस से देखो -10k को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। अब दिक्कत आती है कि कौन कौन से पार्ट में, 10 को तो मैं 6 और 4 भी लिख सकती हूँ, बट क्या वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई करोगे इनको तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, 7√2k मल्टीप्लाई बाय 4√2, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ध्यान रखना। 7 4 28, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2 होगा। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 56, बट माइनस में, और इधर आ जाएगा आपके पास k। ठीक है, यहाँ पे देखो k स्क्वायर था तो k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। मतलब आपको क्या करना है, जो दोनों फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 56 आना चाहिए। ये बात सबको समझ में, यस आ गई। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ 56। अब चलो सोचना स्टार्ट कर दो, भाई 56 कब आपको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में मिलेगा। मैम 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मिल जाएगा, लेकिन 28 और 2 को ऐड करोगे तो क्या 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा।
फिर 10 14 एंड 4 को करके देखें, हाँ ऑफ कोर्स हमें मिल रहा है 56। तो और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे देखो ये भी मिल जाएगा, तो 14k हो जाएगा और एक 4k हो जाएगा। अब बात करते हैं, आंसर चाहिए नेगेटिव। अब माइनस साइन कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं? अगर आप 4k पे माइनस साइन लगाओगे तो अब जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आपका प्लस का 10 आएगा, क्योंकि बिग डिजिट अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब आपको साइन यहाँ लगाना है। सो 2 फैक्टर मिल गए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7√2k² माइनस 14k और प्लस 4k माइनस 4√2। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेने में भी बात आती है, मैम कॉमन क्या लेना। चलो बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, पहले मैं बताती हूँ, बच्चे ने सिर्फ 7k कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा √2k माइनस 2 प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे k माइनस √2 बचा। अब बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, मैम ये तो हमारे ब्रैकेट्स ही सेम नहीं आ रहे, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे मतलब आंसर गलत है। तो ऐसा नहीं है, नहीं सेम आ रहे तो उसको सेम बनाओ। कैसे बनाएंगे, देखो, क्या मैं इन दोनों में से √2 कॉमन ले लूँ, भाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो मैंने 7k तो ऑलरेडी था, √2 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे k माइनस √2 बचा प्लस 4 ऑफ k माइनस √2 बचा। अब देखो ब्रैकेट सेम आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना, तो सेम नहीं आ रहे परेशान मत होना, सेम हम बना देंगे। तो क्या मिला, ये k माइनस √2 कॉमन लिया और इधर आ जाएगा 7k √2 प्लस 4, तो ये दोनों इसके फैक्टर मिल गए भाई हमें। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, k माइनस √2 और दूसरा क्या हो जाएगा 7k √2 प्लस 4, ये बन गया आपको। इसको आप 7√2k भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। ठीक है, ये था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन से पहले हमें कुछ और यहाँ पे थोड़ा सा सीखना है, तो अब हम क्या देखेंगे, रूट्स बाय द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी इक्वेशन आपको दे दी, जस्ट लाइक अभी जो हमने प्रीवियस इक्वेशन ली थी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, उससे ज्यादा समझ लेते हैं। तो प्रीवियस वैल्यू हमने क्या लिया था, देखो y² माइनस 5y प्लस 6, तो हमने लिया y² माइनस 5y प्लस 6। अब फैक्टर थ्योरम हर किसी में अप्लाई होती है, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी अप्लाई होगी, ये क्वाड्रेटिक में भी अप्लाई होगी। ठीक है, और y क्वाड्रेटिक में भी आप अप्लाई कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। बट फैक्टर थ्योरम एक्चुअल में कैसे अप्लाई करना है भी फैक्टर्स, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले x² या जो भी वैल्यू x² है या x³ है, जो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर सबसे कम वाली पावर अरेंज किया। अरेंज करने के बाद फिर आपको ये देखना है कि जो वैल्यू होती है, कोफिशिएंट है हमारी हाईएस्ट पावर का, डिग्री वाली जो पावर है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 1 है क्या, बिल्कुल है। अगर 1 नहीं होता तो मान लो ऐसा लिखा होता है ये 2y² माइनस 5y प्लस 6, तो क्या करते हैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलता है y² या 1/2 कॉमन ले लेते। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते थे ना, 2 कॉमन ले लेते, मान लो 2 कॉमन लिया, y² माइनस 5/2 y प्लस 6/2 बन जाता। बनता कि नहीं बनता, बनता। बट थैंकफुली हमारे पास ये इसी फॉर्म में है, तो हमें इसे आगे नहीं छेड़ना है। अब आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, कौन सी टर्म बच्चों ध्यान रखना, कांस्टेंट, इसके आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है, 6 है, 6 के फैक्टर में क्या कर सकती हूँ, देखो इसको मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकती हूँ। अब प्लस है, मैं -1 और -6 भी तो लिख सकती हूँ ना, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी आंसर प्लस आएगा। ठीक है, -2 और -3 भी लिख सकती हूँ और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकती हूँ। तो 6 के फैक्टर क्या मिलेंगे, देखो 1 -1 2 -2 3 -3 6 और -6। ठीक है, अब जब ये आपको फैक्टर मिले हैं ना 100% कि आपको जो वैल्यू है, यानी कि जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है ना, मतलब जब भी आप फैक्टर निकालेंगे तो इनमें से कोई ना एक इसका ना रूट्स रहेगा। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रहेगी जो इस पॉलिनोमियल के लिए इसके लिए रूट्स रहेगी। अब देखो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके चेक करना है। एक बार x की वैल्यू ना आपको क्या करना है, पूरी में y की वैल्यू एक बार 1 रखना, 1 रखोगे, अगर 0 आ गया, सपोज दैट p ऑफ y की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ गई, सॉरी p ऑफ 1 अगर आपको 0 मिल गया, तो आप क्या कहेंगे कि भाई y - 1 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, हालांकि 0 के इक्वल 1 पे नहीं है। 2 पुट करके देखो, 2 पुट किया तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ये मिल जाएगा 4 - 5 2 10 प्लस 6, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, p ऑफ 2 की वैल्यू 0 मिल गई।
यानी कि एक फैक्टर क्या हो जाएगा, y माइनस 2 आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये होती है फैक्टर थ्योरम। अब बेसिकली यानी कि फैक्टर थ्योरम से आपको फैक्टराइजेशन करना है। अगर स्पेशली नेम मेंशन है तो आपको यही वे अप्लाई करना है। अब बात आती है कि मैम ऐसा होता क्यों है, ये भी तो रीज़न है। इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर किसी भी डिग्री पावर की या किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, डिग्री 2 है तो आपको वहाँ पर उसके 2 ही आंसर मिलेंगे, ध्यान रखना, यानी कि 2 0 मिलेंगे। डिग्री 3 है तो 3 0 मिलेंगे। अब इसकी ना क्वाड्रेटिक के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर अल्फा बीटा इसके 0 है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैम अल्फा बीटा क्या है, अगर ये 0 है मतलब अल्फा बीटा लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है ना वो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होती है। इसीलिए हम कांस्टेंट टर्म के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं कि भाई टुकड़े निकाल लिए हमने, क्या वैल्यू इन्हीं में से कुछ एक रहेगी, फिर बार बार वैल्यू पुट करके चेक करते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका रीजन होता है। मैम क्यूबिक होता है तो क्यूबिक में भी यही होता है, लास्ट वाली टर्म होती है ना अल्फा बीटा गामा, तीनों प्रोडक्ट का रूट्स होती है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, रूट्स निकालना है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। आई गेस क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फैक्टर। तो फर्स्ट वाला है, हमने लिखा y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 2। अब 2 के फैक्टर हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। तो 2 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, माइनस 1 1 2 एंड माइनस 2। तो बेसिकली आपकी जो वैल्यू है इनमें से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इनमें से आप पुट करके चेक करना है, इन तीनों में से कोई ना कोई निकलेगी। अब अगर मैं इस पूरी पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया पी ऑफ वाई, ठीक है, एक बार में y इसकी जगह वैल्यू क्या पुट करी, पहले 1 पुट करी, 1 पुट किया तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये मिल जाएगा मुझे 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अरे 0 आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। पी ऑफ 1, यहाँ पे आपको पी ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल गई, 0 के इक्वल मिल गई। सो 1 फैक्टर क्या हो जाएगा, सो 1 फैक्टर 1 पे वैल्यू मिली ना तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 मिल जाएगा। सेकंड देखो नेक्स्ट हम क्या अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वापस से वैल्यू निकालनी है, x की जगह 1 की जगह माइनस 1 पुट कर दो, या हम 2 माइनस 1 चलो अभी पुट करते हैं, माइनस 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है तो प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास मिल गया। तो यहाँ पे भी देखो कैंसिल हो रहा है, ये और ये कट हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फैक्टर आपको मिल जाएगा x, अच्छा y की फॉर्म में है ना तो ध्यान रखना है कि y की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा आपका y प्लस 1, 2 फैक्टर तो मिल गए। अब क्या है, या तो इससे भी मिल गया ये भी मिल गया, इन दोनों में से कुछ वैल्यू पुट कर लो, हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप इसको कह सकते हैं। सो नाउ p ऑफ 2 मैंने यहाँ पे पुट किया, 2 जैसे ही पुट करेंगे तो देखो 2 क्यूब कितना होता है, 8, 8 माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वापस से 8 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2, तो वैल्यू आ गई क्या, 0। अरे वाह आ गई, तो p ऑफ 2 पे भी 0 हो जाएगा। सो ये नेक्स्ट फैक्टर क्या बन जाएगा, y माइनस 2। सो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, y माइनस 1, y प्लस 1 एंड द लास्ट इज y माइनस 2। ये इसके आपके पास तीनों फैक्टर मिल गए हैं। ठीक है, समझ आया आई गेस सभी को अच्छे से। नेक्स्ट वाला देखो, अब नेक्स्ट तो क्वाड्रेटिक आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को नहीं आता है देन कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, क्या वैल्यू लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो माइनस 2 है ना, इसको अपन ने पी एक्स के इक्वल मान लिया। ठीक है, फैक्टर हम निकाल रहे हैं, फैक्टर ऑफ माइनस 2। तो माइनस 2 कब मिलेगा हमें, या तो मैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, या फिर मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। अब इन चारों में से आप वैल्यू पुट करके देखना, जहां पर 0 आ गया कि अगर x की वैल्यू 2 पे 0 आया है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा, x की वैल्यू माइनस 2 पे 0 आया है तो x प्लस 2 उसका फैक्टर होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अगर ये मैंने लिखा इफ p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 देन x माइनस 2 में इसका अपोजिट साइन इज फैक्टर। नेक्स्ट देखो, इफ p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन माइनस है ना, इसका अपोजिट साइन x प्लस 2 इज फैक्टर। ठीक है, बस ये आपको चेक करना है और इनमें से ही आपका 100% एक ना एक फैक्टर निकल ही जाएगा। तो ये होता है आपका
रूट्स निकालना यानी कि फैक्टराइजेशन फाइंड करना। अब रूट्स के बारे में हम बात करें, हमें रूट्स निकालना था, फैक्टर निकालना था। अब रूट्स कैसे निकालेंगे, ये सारे निकल गए ना रूट्स, ये 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, माइनस जिसमें भी 0 के इक्वल आ जाए वो रूट है। प्रीवियस क्वेश्चन में चलो यहाँ पर अगर मैं रूट्स के बारे में बात करूँ, रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, जहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, 0 कहाँ कहाँ आ रही है, 1 पे वैल्यू 0 आ रही है आपके पास, ठीक है, 1 पे वैल्यू 0 आ रही है आपके पास, फिर देखो -1 पे 0 के इक्वल आ रही है और 2 पे 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं चलो आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। चलो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाला हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 5। देखो पहली बात तो आप सब ये समझ लो कि इनके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, ठीक। हर एक क्वेश्चन के लिए डिफरेंट थिंग अप्लाई करती है, कुछ भी फॉर्म हो सकता है हर एक क्वेश्चन के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कैसे फैक्टर निकाले, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे फैक्टर निकलेंगे, क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अब मेरा दिमाग कैसे चला, माइंड कैसे चलेगा वो बात करना। क्या पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, मैम पूरे में से तो नहीं, पर इन दोनों में से देखो 3x² कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन सॉरी x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आया, क्या बचा यहाँ पे x प्लस 3 सॉरी 3 बन गया, यहाँ पे 3x प्लस 1 आपको मिल गया। यहाँ से -3 कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 1, या -5 कॉमन लेना था, सॉरी यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, ठीक है, तो मिल जाएगा 3x प्लस 1 कॉमन, ये 1 मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ब्रैकेट देखो सेम आ गए, ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों को कॉमन ले लो, सो 3x प्लस 1 दोनों में से कॉमन लिया, रिमेनिंग रहा x² माइनस 5। अब इसको ऐसे मत छोड़ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, x² माइनस √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये तो पढ़ा है क्लास 8 में बहुत सारा। तो यहाँ पे a² माइनस b² यानी कि क्या मिल जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, बस ये हो गया, दिस इज -5, ये हो गया इसके फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट अप्रोच अप्लाई हुई क्या, नहीं हुई, आपने क्या किया, बस आपको दिखा कि यार कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, नहीं आ रहा है तो कॉमन नहीं लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब आपके पास वही डिफरेंट वे है, या तो भले 20 के फैक्टर निकालो। अब 20 के फैक्टर देखो कितने हो सकते हैं, 1 और 20 हो गया, 2 और 10 हो गया, 4 एंड 5 हो गया, और सेम थिंग नेगेटिव में भी हो जाएगी, यानी कि -4 -5। उन सारी वैल्यू को आपको पुट करके चेक करना है, हो सकता है 4 पे वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, हो सकता है 5 पे वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, जिस पे वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी वही आपके क्या हो जाएगा, फैक्टर वहां से मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, मैम क्या कुछ कॉमन आ रहा है, मैम इन दोनों में से x² कॉमन ले लो। अरे मैं कॉमन तो ले लूंगी, पर कॉमन लेने का कुछ फायदा होगा तो कॉमन लेंगे ना, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x प्लस 13 बचा, यहाँ पे भी तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है उतना कुछ, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्म नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, हमारे पास तो 4 ही टर्म है। अब कुछ तरीका कुछ आइडिया, तो चलो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखी मैंने x³, ठीक, 13 को मैं x के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर x³ है ना, तो यहाँ पे मुझे x² लिखना था, तो इधर क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। 32 को मैं 12 की फॉर्म में कैसे लिखूं, इसको मैं 12x लिखूं तो बचा कितना, 20x बचा कि नहीं बचा, प्लस 20। दोनों में से देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों में से मैंने x² कॉमन लिया, बचा x प्लस 1, ठीक है 1। यहाँ पे दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 12x कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 1। यहाँ से मैंने 20 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 1। सब में से देखो x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या आ रहा, x² प्लस 12x प्लस 20। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गए, जिसको तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है, बीच वाले पार्ट को 2 में ब्रेक करना। अब 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 and 2 लिखें, नहीं 6 and 2 पे आपका आंसर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, बात आपको ध्यान रखनी है। 10 और 2, 10 2 से 20 ऑफकोर्स, और 10 2 को ऐड करने पे आपको 12 भी मिल रहा है, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 1, यहाँ पे लिखा x² प्लस 2x प्लस 10x। यहाँ पे पॉजिटिव था तो माइनस की तो टेंशन ही नहीं रही, फिर क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो बना x प्लस 2, यहाँ से 10 कॉमन लिया बना x प्लस 2। तो फाइनल फैक्टर हमें क्या मिल गए बच्चों, यहाँ पे देखना x प्लस 1
नेक्स्ट मिल जाएगा x प्लस 2 और इधर मिल जाएगा x प्लस 10। तो इसके फैक्टर क्या क्या मिल गए हमें, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। यानी कि अगर आप x की वैल्यू देखो, x प्लस 1 है ना फैक्टर, तो x की वैल्यू अगर आप -1 इसमें पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। चेक करके देख लो चाहो तो। x की वैल्यू यहाँ से -2 पुट करोगे तो 0 के इक्वल मिलेगा। x की वैल्यू यहाँ से -10 इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपको 0 के इक्वल मिलेगा। तो फैक्टर जो मेथड था ना, जो भी हमने पहले पढ़ा, बहुत लॉन्ग अप्रोच है, तो आप अवॉइड करना उसे, अगर क्वेश्चन में आपसे नहीं कहा गया है तो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोल दिया तो फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर पॉलिनोमियल 3 वाली 3 की फॉर्म में है, यानी कि अगर ये पॉलिनोमियल कैसी है, क्यूबिक है, तो इस तरह से 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे। अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक होती, क्वाड्रेटिक थी क्या, यहाँ तो नहीं है, क्वाड्रेटिक होती तो कितने फैक्टर बनते, 2 फैक्टर बनते लीनियर की फॉर्म में। अगर वो कैसी होती, बाई क्वाड्रेटिक होती, तो 4 फैक्टर बनते लीनियर की फॉर्म में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है विच इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज लर्न करने का एक ही तरीका है, पहले आप सभी आइडेंटिटीज को लिख लो अच्छे से और उनको बहुत क्लियरफुली उनको पहले लर्न करो, प्रैक्टिस करो, फिर देखो कि कैसे मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। पहली आइडेंटिटी आई है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। भाई इसे तो बचपन से जानते हैं, इस आइडेंटिटी को तो आप बचपन से जानते हैं, हमारी फ्रेंड है तो काफ़ी सालों से इससे पढ़े हैं अपन। ठीक है, प्लस के लिए होती है, माइनस के लिए होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया एक्स प्लस 3 है मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4, तो आप डायरेक्ट इसका अप्लाई कर सकते हैं। डेट क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड 3 को ऐड किया कितना हो जाएगा, 7x प्लस 12। ये इसके फैक्टर हो, ये इसको पूरी इसको मल्टीप्लाई करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये अच्छे से ध्यान रखना, क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहले एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स, ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 वाली आती है। अब ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना। a प्लस बी का होल क्यूब या फिर x प्लस वाई का होल क्यूब क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि सेम आइडेंटिटी को आप डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा, तो सेम आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी यूज कहाँ आ रही है, मान लो आपसे पूछा गया 99 का होल क्यूब, तो आप 99 का क्यूब करने मत बैठो, मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखो a प्लस की जगह माइनस बी आ जाएगा, माइनस के लिए डिफरेंट आइडेंटिटी हमारे पास है, ये रही। ठीक है, तो a माइनस बी के होल क्यूब, a की जगह कितना आ जाएगा 100, b की जगह कितना आ जाएगा 1, ये आप अप्लाई कर देना। ठीक है, कभी आपसे पूछा गया बताओ 105 का क्यूब कैसे निकालोगे, या 205 का क्यूब, सपोज दैट 205 का क्यूब, क्या लिखोगे इसको, 200 प्लस 5 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है या नहीं लग रहा, अप्लाई हो रहा है ना, से सो नो, अप्लाई हो रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 200, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब 5 का क्यूब निकालना तो देखो इजी है, 200 का क्यूब निकालना भी ऐसे, 2 का क्यूब होता है 8, 8 के पीछे 6 जीरो लगा दो, सिंपल। तो उनका क्यूब निकालना इजी है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये आइडेंटिटीज की हेल्प से, और ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक्स माइनस क्यूब का भी लिख दिया। अब इसको और में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, जहाँ पर y की पावर आपको 2 मिलेगी। ठीक है, ओनली उसके आगे प्लस रहेगा, बाकी सब में माइनस रहेगा। ठीक है भाई, जहाँ पे y नहीं है तो वहाँ तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि y देखो माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो जहाँ जहाँ y की जगह क्या लिख दो, माइनस वाई पुट कर दो, माइनस वाई क्यूब मिल जाएगा, माइनस वाई मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, आगे 7th आइडेंटिटी समझ में। 8th देखो, अब 8 और 9 दोनों पे फिर से स्टार मार्क कर लेना भाई, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। 8th क्या कहती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखिएगा,
तो बाहर वाले ब्रैकेट में भी माइनस आएगा, बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बाहर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बट अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस में है तो इधर भी वैल्यू प्लस में रहेगी, एक्स प्लस वाई रहेगा और क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब अंदर माइनस आ जाएगा, दोनों साइन अपोजिट रहते हैं। अगर बाहर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, अंदर प्लस आ जाएगा, बाहर उधर प्लस है तो बाहर प्लस रहेगा और अंदर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? अब इसमें भी आइडेंटिटी आपसे पूछा गया, बताइए व्हाट इज द 99 क्यूब माइनस 10 क्यूब, या कुछ भी पूछा गया, ए बी सी कुछ भी आपको वैल्यू गिवन है तो आप इसकी हेल्प से यहाँ पे इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आइडेंटिटीज? अच्छे से इनको लर्न कर लेना, अच्छे से इनको नोट कर लेना। मेक श्योर कि ये एक तरह से ना बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने, कोई भी बच्चा अगर इनको भी लिख लेगा ना तो उसको पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 और आइडेंटिटीज हमारे पास रिमेनिंग है तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक तो है 9, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 वाली भी इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है। 9 क्या कहती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। कभी कभी इक्वेशन ना डायरेक्ट इसी फॉर्म में भी मिल जाती है आपको कि x की जगह आपको वैल्यू लिख दी, मान लो कुछ भी लिख दिया 4a लिख दिया, b की जगह आपको y की जगह वैल्यू आपको 7b लिख दी या कुछ भी वैल्यू लिख दिया और आपको यहाँ पे पुट कर दिया। तो आपको क्या करना है, अब रिलेट करना सीखना है कि यार ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, अच्छा यहाँ पे ये कंसेप्ट लग रहा है तो इसलिए आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। 10 वाली आइडेंटिटी देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ध्यान रखना पहले वाले में क्या था, प्लस था सब जगह, प्लस ऑफ 2xy प्लस 2yz, यहाँ पे क्या है माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx आपके पास अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या रहेगा 3 ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपको यहाँ पे रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो इनका क्यूब क्या रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। इसको क्वेश्चन अपने पास ऐसे आ सकता है -16 का होल क्यूब निकालना है प्लस -16 के बाद आ जाएगा आपके पास -14 प्लस 30 का होल क्यूब। क्यूब निकालने मत बैठ जाना, परेशान हो जाओगे और आंसर 0 आएगा। क्या करना है, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मतलब इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्राइज ऑफ -16 -14 एंड मल्टीप्लाई बाय 30, दैट्स इट। ये लो हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, ऐसे आइडेंटिटीज बच्चों आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट देखो, अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन रिमेनिंग है। फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके फैक्टर आपको निकालना है। पॉलिनोमियल क्या है, x4 प्लस 8x, सब में से देखो x कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा, x क्यूब प्लस 8। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 क्यूब। अब a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी अभी जो बताई थी तो क्या लिखते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बताया था हमें आपको अभी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें देखना है, यहाँ पे लिखना था। देखो इसको मैं पुरानी से आपको चाहो तो एक बार रिलेट भी करा देती हूँ कि प्रीवियस स्लाइड हमने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, ये देखो ये रही, मैं आइडेंटिटी आपको बता देती हूँ। प्लस वाली थी ये रही a प्लस बी और यहाँ पे इस तरह से आपको लिखा हुआ था, तो मैंने आपको दोबारा से ये भी वापस बता दिया है कि क्या आपके पास आइडेंटिटी लिखी हुई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, a प्लस बी का क्यूब ये हमने लिख लिया, तो x लिखा हुआ है, क्या मिल जाएगा मुझे, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, बस हो गए इसके फैक्टर। तो x प्लस 2, ठीक है। अब आप चाहे तो इसके भी फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे इसके फैक्टर हो रहे ना देन करो। ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको आप इजीली नहीं कर सकते 2x प्लस 4। ठीक है, ये जो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है वो आप ट्राई करना। 4 को आप यानी कि -2 को कैसे लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वापस से 4 मिले, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर वो अप्रोच नहीं लगे तो 4 को आप क्या लिखेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है फैक्टर नहीं भी मिल पाते हैं, ऐसी भी सिचुएशन होती है, कभी कभी नहीं मिल पाते, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, कभी कभी रियल रूट्स नहीं भी मिलते हैं। तो ये इसका आंसर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फैक्टराइज करना है। अब इसमें कैसे दिमाग लगाएं, बात तो यही आती है मैम, दिमाग कैसे लगाना है, बाकी हमें सब आता है, हमें ये नहीं पता कि अब किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हमने लिखा
एक्स स्क्वायर, क्या मैं सब में से माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर बना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी तो क्या बना, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, x माइनस a माइनस 1 और इधर बन जाएगा x प्लस a प्लस 1। दीज आर द फैक्टर। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आपको सॉल्व करना है, देखो सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा दिमाग लगेगा। दिमाग क्या लगेगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू फिर से वही लिखिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये सेम वैल्यू एज इट इज आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, अब ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर वाली वैल्यू आपके साथ चल रही है तो क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और यहाँ मिल जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो क्या मिलेगा, a माइनस बी और a प्लस बी अगेन अप्लाई हो रहा है। अब 4 का स्क्वायर पावर 16 मत कर देना, x की पावर 4, ध्यान रखना ये भी गलती हो जाती है। तो ऐसे नहीं करते बच्चे के x की पावर 16, गलत है ये। क्या हो जाएगा, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि x टू द पावर 8, तो x टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 8। तो अगर आपको ये वैल्यू गिवन थी तो इसमें भी दिमाग लगाना, रिवर्स चलते हम तो इसका फैक्टर हमें यहाँ पर ये मिल जाते। ठीक है, समझ आया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 4। हिंट देती हूँ, उसके बेस पे आप इसको सॉल्व करना। क्या गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12x, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3x मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 144। देखो सारी वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 9x स्क्वायर की, तो हमें निकालनी है। ये कितना हो जाएगा, 12xy, ट्रांसपोज कर देना और xy की वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ से 6 वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है इसको। ठीक है, देखो जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अब ये तो देखो इसमें आपको सॉल्व करने की कुछ नीड ही नहीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको बस ऐसे लिखा हुआ है 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 4c का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 2a 3b 4c। तो देखो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है, वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाली जो बताई थी ना आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, दैट्स इट। बस abc की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे अप्लाई करना, इजीली क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप लोगों के क्वेश्चन इजीली होंगे, दैट्स व्हाई आपको प्रैक्टिस के लिए अलॉट ऑफ क्वेश्चंस आज मैंने आपको दिए हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको मैं बताती हूँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 2 है, इसको मैं √2 ऑफ x का होल स्क्वायर लिख दूं, y को y स्क्वायर लिखा। अब 8 को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैं मैथ तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, 8 को बट मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकती हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 2√2 और z का होल स्क्वायर माइनस। अब आती है माइनस वाली बात। अब बच्चे ना कंफ्यूज रहेंगे, मैम कहाँ माइनस कहाँ प्लस, तो देखो मैं आपको इसका सिंपल सा वे बताती हूँ। आपको क्या करना है, बहुत इजीली लगाओ यहाँ पे प्लस। ठीक, इन तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू माइनस है। अब कौन सी वैल्यू माइनस में है कैसे पता करना है, एक्स वाई के आगे माइनस है, यहाँ पे एक्स जेड के आगे माइनस है, मतलब सोचो, लगाओ अपना जासूसी वाला दिमाग, यहाँ भी एक्स वाई तो भी नेगेटिव मिला, वहां भी एक्स वाई तो भी नेगेटिव मिला। इसका मतलब ये है जहां जहां एक्स जा रहा है वही नेगेटिविटी फैला रहा है, दैट्स इट। एक्स की वैल्यू जहां है यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इनको ना थोड़ा सा, अब आइडेंटिटी कैसे बच्चों के माइंड में क्लिक करेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद आया कुछ, बिल्कुल याद आया। इसको मैं क्या ऐसे लिखूं, 2ab, a की वैल्यू कितना है माइनस √2x, b की वैल्यू y प्लस 2 ऑफ bc, b कितना है y, c की वैल्यू कितना है ट्वाइस ऑफ √2z, फिर प्लस 2ca ट्वाइस ऑफ 2 तो फॉर्मूला का ट्वाइस ऑफ √2z और इसकी वैल्यू कितना है माइनस √2
x, ठीक है। चेक कर लो क्या आपको सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। देखो इसको मल्टीप्लाई किया, -2√2xy मिला, मिल गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4, तो 4√2 मिला कि नहीं मिला, y z के साथ प्लस का मिला। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4√2 और √2 कितना होगा 8, माइनस का xz मिला कि नहीं मिला, मिल गया। तो मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2, b है c है, तो ये क्या मिल जाएगा -√2x प्लस y प्लस ट्वाइस ऑफ √2z का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। अब बच्चे कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि y और z की वैल्यू नेगेटिव हो। बिल्कुल हो सकता है, दोनों में वैल्यू सेम ही रहेगी बच्चों। अगर आपने पूरे में से माइनस कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो भी आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में सोच रहे हो। √2x प्लस y प्लस ट्वाइस ऑफ √2z, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 टाइम लिखा है ना, स्क्वायर है तो सेम थिंग 2 बार लिखनी है आपको। दैट्स इट, ये लो हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। नोट करो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके अब वापस आ गई ना वही बात, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब, इसको अपन क्या लिखेंगे x क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब। वैल्यू क्या रहेगी थ्राइस ऑफ a b c, तो कितना मिल जाएगा हमें, देखो 3 3 9 2 18, 18xyz, ये लो हो गया खत्म, फिनिश, ठीक है। लगाना था क्या कोई दिमाग, नहीं लगाना था, बेसिक आइडेंटिटीज बस आपको यहाँ पे अप्लाई करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय। तो अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे होमवर्क में आपको दे रही हूँ, कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ। पॉलिनोमियल गिवन था px is equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 4. So this is as your homework. Okay. आपको क्या करना है, x की रिमाइंडर क्या है 1, तो आपको पहले p of 1 की वैल्यू निकालनी है, वो डिवाइड कर रहा है तो आपको रिमाइंडर निकालना है। ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, कुछ भी आ सकता है, देखो रिमाइंडर का सम निकालना है। मान लो वैल्यू 4 आ गई 5 आ गई, सेकेंड यहाँ पे p of आप -2 की वैल्यू निकालेंगे, ये भी क्या हो जाएगा रिमाइंडर। फिर आप इन दोनों का क्या कर देंगे सम कर देंगे, ठीक है। रिमाइंडर निकालना सिखाया है बहुत अच्छे से, नहीं समझ आया तो वापस से वीडियो को रिकॉल करके देखना, ठीक है। इसमें क्या करना है, x की जगह 1 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर, 1 की जगह -2 पुट करना, जो वैल्यू आएगी रिमाइंडर, दोनों का सम कर देना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्या करना है, देखो पॉलिनोमियल गिवन है आपको px, ये क्या कहती है कि x -2 तो इसका फैक्टर है मतलब p of 2 करूंगी तो वैल्यू 0 मिलेगी। एंड वो बोल रही है कि लिव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय p of x - 3, एंड यानी कि जब मैं p of 3 करूंगी तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। देखो दो इक्वेशन मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना इजीली। बस यही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, एक बार 2 की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी, p की वैल्यू 3 पुट करना है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन a और b की फॉर्म में रहेगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको सिखाया हुआ है, नहीं समझ आया, किसी बच्चों को नहीं आता हो, प्रीवियस वीडियो देखना, यहाँ पे वन शॉट सीरीज की जिसमें मैंने दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं सिखाया है। स्टार्टिंग का हाफ आवर देख लेना, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, मतलब इस बेस को समझने के लिए, क्योंकि बेसिकली वो क्लास 10th का वीडियो है, ठीक है। समझ आया बच्चों, तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए हैं फॉर योर प्रैक्टिस। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हैं देन प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज पॉलिनोमियल। आई गेस सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों अच्छे से आप इस लेक्चर को देखना, नोट्स बनाना, अच्छे से प्रिपेयर करना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत इजीली बता सकते हैं, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, बट तब तक क्या करना है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और आपके एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ओके। So bye everyone, thank you so much.